दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है किंग कॉन्ग। ये शेरबाज की कॉमिक्स है और बहुत ही बढ़िया कॉमिक्स है ये। तो पढ़ते हैं इसको, किंग कॉन्ग। रोजाना की डाक में सोनाल देश से अपने नाम आया पत्र देख शेरबाज के जहन में अपने मित्र यूरी मार्च का चेहरा एकाकी उभर आया। लंदन में दोनों ने एक साथ ही एक कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की थी। पढ़ाई खत्म करने के बाद दोनों अपने अपने देशों को लौटते समय अंतिम बार लंदन के एयरपोर्ट पर मिले थे। ओह यूरी मार्च, सोनाल देश। और शेरबाज की यादों में जुदाई का वह लम्हा ताजा होता चला गया। तुम्हारी आंखों में आंसू मार्च, एक गुलाम देश के वासी की आंखों में आंसुओं के सिवा हो भी क्या सकता है। तुम बड़े खुश नसीब हो शेरबाज, तुम अपने साथ आजाद मुल्क के भविष्य का सुनहरा सपना लेकर लौट रहे हो। तुम्हारा देश भी आजाद होगा मार्च, बहुत जल्दी आजाद होगा। भगवान करे वह दिन जल्दी आए। हिम्मत ने अगर मिलाया तो अब हम आजाद सोनाल देश में मिलेंगे शेरबाज। गुड बाय। गुड बाय मार्च। तभी जैसे शेरबाज को होश आया, वह लिफाफे में रखा मार्च का पत्र निकालकर पढ़ने लगा। लिखा था, प्रिय शेरबाज, शायद तुम मुझे भूल गए पर मैं अपना वादा नहीं भूला। ब्रिगेडियर यूरी मार्च अपने मित्र शेरबाज को आजाद सोनाल देश के दूसरे स्वाधीनता दिवस के अवसर पर निमंत्रित करता है। उम्मीद है तुम जरूर आओगे। तुम्हारे जवाब की प्रतीक्षा में, तुम्हारा दोस्त यूरी मार्च। मैं आऊंगा मित्र, जरूर आऊंगा। शेरबाज ने तुरंत ही मार्च को जवाब लिखा, दिलावर यह खत फौरन पोस्ट करवा दो। ओके शेरबाज। अपने वायदे के अनुसार स्वाधीनता दिवस से 15 दिन पूर्व ही शेरबाज विमान द्वारा लंदन के लिए प्रस्थान करने एयरपोर्ट पहुंच गया। मार्च के साथ कुछ दिन गुजारने में आनंद आएगा। और कुछ ही देर बाद विमान आकाश का सीना चीरता हुआ अपनी मंजिल की तरफ उड़ा चला जा रहा था। शेरबाज अपनी सीट पर बैठा मार्च के बारे में सोच ही रहा था कि तभी, हाय शेरबाज, अरे तुम हैरान हो रहे हो? हाँ, क्योंकि इस समय तुम्हें रामगढ़ में होना चाहिए था, जहाँ तुम आजकल नियुक्त हो। वहीं कुछ दिन पहले तुम्हारे पते पर मैंने एक पत्र भी तो लिखा था, जिसमें मैंने कुछ दिनों के लिए सोनाल देश जाने का जिक्र किया था। हाँ, और मैंने भी उत्तर में तुम्हें लिखा था कि मैं भी सफर में तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन तुमने उसका कोई जवाब नहीं दिया। इसीलिए मैंने सब ऐसा प्रोग्राम बनाया कि तुम्हें मेरे साथ होने का पता तब चले जब विमान उड़ान भर चुका हो। लेकिन तुम करोगी क्या? अपनी छुट्टियों का सदुपयोग और फोटोग्राफी। क्यों, कैसा लगा तुम्हें मेरा प्रोग्राम? बहुत बढ़िया। और जब विमान लंदन पहुंचा तो एयरपोर्ट पर एक अंग्रेज युवक ने शेरबाज का स्वागत करते हुए अपना परिचय दिया। मुझे विलिस कहते हैं मिस्टर शेरबाज। लंदन में मैं आपका स्वागत करता हूँ, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं और ध्यान भी नहीं आता कि मैं पहले कभी आपसे मिल चुका हूँ। आपका कहना ठीक है, आप मुझसे पहले कभी नहीं मिले। मुझे यूरी मार्च ने आपको लेने भेजा है और मैं उस हेलीकॉप्टर का पायलट हूँ जिससे आपको सोनाल देश पहुंचना है। ओह, मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी मिस्टर विलिस। इनसे मिलिए डॉक्टर रोमा। आपसे मिलकर भी बड़ी खुशी हुई डॉक्टर। मिस्टर विलिस, ये भी मेरे साथ सोनाल देश जा रही है। वो, लेकिन हेलीकॉप्टर में तो सिर्फ 2 आदमी ही बैठ सकते हैं, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मिस्टर विलिस की बजाय तुम पायलट बन जाओ तो प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। आखिर तुम भी तो एक कुशल पायलट हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता मिस्टर विलिस? क्यों नहीं मिस्टर रोमा? और फिर विलिस से एयर रूट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद शेरबाज डॉक्टर रोमा के साथ हेलीकॉप्टर में जा बैठा। भगवान का शुक्र है विलिस ने तुम्हारे जाने पर ऐतराज नहीं किया। हाँ, वह भी तो तुम्हारी तरह एक शरीफ आदमी ही है। ही सिगरी। गुड बाय मिस्टर विलिस, विश यू हैप्पी जर्नी। उधर सोनाल देश के घनी आबादी वाले शहर बोकारो का खूबसूरत वन स्थल हैप्पी व्यू कॉर्नर का वातावरण हर्षोल्लास से भरा था। अचानक ही वहां का खुशगवार वातावरण भयानक चीख पुकार की आवाजों से गूंज उठा। बचाओ, आ हाय, भागो, मरा। इसका कारण था एक विशालकाय और भयानक दत्त है। आह गुर्र, आह आई। देखते देखते उस दत्त सरीखे किंग कॉन्ग ने हैप्पी व्यू कॉर्नर में भयानक तबाही मचा दी। गुर्र। वन रक्षकों ने उसे घेरने और रोकने का प्रयास किया। गुर्र गुर्र, धोए धोए, लेकिन बेकार।
वो कोई असर नहीं। यदि वह शहर तक पहुंच गया तो वो नहीं, मुझे तुरंत इस घटना की सूचना अपने अफसर को देनी चाहिए। उस वन सुरक्षा अधिकारी ने तुरंत ही इस रोमांचकारी घटना की सूचना ब्रिगेडियर यूरी मार्स को फोन पर दी। सर, उस जानवर पर गोलियों का भी कोई असर नहीं हो रहा। समझ में नहीं आता कि उस पर कैसे काबू पाया जाए। डोंट वेरी जेम्स, मैं मिलिट्री सहायता भेज रहा हूँ। थैंक यू सर। और इससे पहले कि किंग कॉन्ग तबाही मचाता हुआ शहर की सीमा में दाखिल होता, अस्त्र शस्त्रों से लैस मिलिट्री के सैकड़ों जवानों ने उसे अपने घेरे में ले गोलाबारी आरंभ कर दी। धूम धड़ाम धड़। लेकिन गोलाबारी का भी किंग कॉन्ग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ते देख सैनिकों में घबराहट पैदा हो गई। हे भगवान, वह अभी तक जिंदा है और इसी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। अब क्या किया जाए। उधर मिलिट्री हेडक्वार्टर के विशाल कक्ष में नॉर्थ कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फोक्स ब्रिगेडियर मार्स तथा नैप्सरो के साथ टीवी पर अपने जवानों को किंग कॉन्ग के हाथों बेमौत मरते और टैंकों को तबाहते ऐसे अंदाज में बैठे देख रहे थे। ओ माय गॉड, हमें अपने जवानों को फौरन पीछे हटने का हुक्म देना चाहिए, नहीं ऐसा करना गलत होगा। यूरी मार्स के शब्द सुनकर लेफ्टिनेंट जनरल फोक्स चिढ़ आ गया। व्हाट डू यू मीन? सर, अगर जवानों को वापस बुला दिया गया तो शहर की मासूम जनता का क्या होगा? हम जनता को इस दत्ता के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। इसलिए जैसे भी हो हमें इस दत्ता को शहर के बाहर ही रोकना होगा। असंभव। तब एक अन्य अधिकारी ने जनरल फोक्स का ध्यान पुनः टीवी की तरफ आकर्षित किया। सर, लुक देयर। टीवी स्क्रीन पर एकाकी किंग कॉन्ग की जगह एक रहस्यमय नकाबपोश का चेहरा उभरा था। जनरल, किंग कॉन्ग अपने मास्टर के हुक्म का गुलाम है। तुम्हारी मिलिट्री ताकत हमारे दूत को नहीं रोक सकती। जनता और इस शहर की भलाई इसी में है कि तुम इस शहर को रातों रात खाली करा दो, वरना मेरा हुक्म मिलते किंग कॉन्ग पूरे शहर को तबाह कर देगा। मैं तुम्हें 12 घंटे की मोहलत देता हूँ। ओ नो। तभी स्क्रीन से नकाबपोश का चेहरा गायब हो गया। फिर इससे पहले कि जनरल फोक्स सैनिक अधिकारियों से कुछ कहता, वो फोन बोर करना चाहता है। हेलो, जनरल फोक्स स्पीकिंग। कैप्टन लोबोस रिपोर्टिंग सर। वह दत्ता अचानक ही गायब हो गया है। हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्यों और कैसे गायब हो गया। अब हमारे लिए क्या हुक्म है सर? वेट फॉर फर्दर ऑर्डर्स। मार्स, तुम फौरन शहर को खाली कराने का प्रबंध करो। मैं लाखों निर्दोष लोगों की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। हमें केवल 12 घंटे का समय दिया गया है। लेकिन सर, दिस इज एन ऑर्डर। यस सर। यूरी मार्स को हुक्म देने के बाद फोक्स ने राष्ट्रपति जनरल निकोलस से मुलाकात की और उन्हें विशिष्ट राजनयिकों की उपस्थिति में समस्त परिस्थितियों से अवगत कराते हुए कहा, सर, अपराधी की धमकी को नजरअंदाज करना मैं उचित नहीं समझता। अगर शहर खाली कराने का हुक्म देकर मैंने कोई गलती की है तो उसके लिए मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूँ। ने जनरल फोक्स, हमें खुशी है कि आपने एक सही कदम उठाया है, लेकिन साथ ही साथ हमें जल्द से जल्द यह भी पता लगाना होगा कि शैतानी हरकत के पीछे किस शक्ति का हाथ है। यह काम हम जनरल फोक्स को सौंपते हैं। हमें विश्वास है कि अपनी जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक अंजाम देंगे। मैं आपके विश्वास को कायम रखने की हरसंभव कोशिश करूंगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है जनरल फोक्स। थैंक्स ए लॉट। उधर ऑर्डर मिलते मिलिट्री के जवानों ने शहरवासियों के शहर के बाहर लगाए गए कैंपों में पहुंचाना आरंभ कर दिया था तथा पूरे शहर की बिजली काट दी गई थी। अतः पूरा शहर अंधेरे में डूब गया था। रात्रि के ठीक तीसरे पहर अंधकार में डूबे शहर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर मंडराया। कमाल है, इस समय हम बोकारो एयरपोर्ट के ऊपर है, परंतु नीचे अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। हमारे सिग्नल्स का भी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं हम गलत जगह पर तो नहीं आ गए? असंभव। जरूर कोई खास बात है। मैं हेलीकॉप्टर नीचे उतार रहा हूँ। और थोड़ी ही देर बाद शेरबाज ने हेलीकॉप्टर बोकारो एयरपोर्ट की हवाई पट्टी पर उतार दिया। हेलीकॉप्टर से उतरकर जब शेरबाज और रोमा एयरपोर्ट की इमारत में पहुंचे, यहाँ भी कोई नहीं है, जरूर कोई गड़बड़ है। तभी शेरबाज को मार्स के फोन नंबर का ध्यान आया। रोमा, तुम यहीं ठहरो, मैं फोन पर मार्स से संबंध स्थापित करने की कोशिश करता हूँ। वही हमें यहाँ की स्थिति के बारे में कुछ बता सकता है। ठीक है। अरे, लाइन तो कटी हुई है।
और जब शेरबाज ने लौटकर रोमा को यह बताया कि फोन की लाइन कटी हुई है तो रोमा का दिल धड़क उठा। ऐसी क्या बात हो सकती है शेरबाज, जो पूरे शहर में कब्रिस्तान जैसी मनहूसी छाई हुई है। आओ बाहर चलकर देखते हैं, शायद कुछ पता चल सके। 5 मिनट बाद वे एयरपोर्ट को शहर से जोड़ने वाली सड़क के किनारे खड़े थे। यहाँ भी सन्नाटा है। अब हम मार्च के निवास स्थान पर कैसे पहुंचेंगे? पैदल चलकर। ओ नो, कम ऑन रोमा, शायद राह में ही कोई सवारी मिल जाए। पैदल चलते हुए वे आबादी वाले इलाके में पहुंचे ही थे कि पीछे से आते किसी वाहन के इंजन की आवाज सुन रोमा खुशी से चीख उठी। अरे वाहन! थैंक गॉड, कोई तो वाहन नजर आया। ठहरो, मैं उसे रोकती हूँ। अगले पल रोमा दोनों हाथ हिलाती हुई सड़क के बीचों बीच जा खड़ी हुई। हे स्टॉप स्टॉप प्लीज! लेकिन वाहन की रफ्तार में कोई कमी न आते देख शेरबाज ने गजब की फुर्ती दिखाते हुए रोमा को अपनी तरफ खींच लिया। कम वक्त ने मुझे रौंद डाला था। वह कोई पत्थर दिल ही होगा या फिर राह चलतों को लिफ्ट देना उसकी आदत नहीं होगी। आओ चलते हैं, आज सुबह होने में ज्यादा देर नहीं है। लेकिन हम कब तक पैदल चलते रहेंगे जब तक हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाते? मजबूरी है, आओ। और फिर वीरान शहर में फैले सन्नाटे को अपने वाद विवादों से भंग करते हुए शेरबाज और रोमा जैसे एक विशाल डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने पहुंचे। यह तो वही स्टेशन वैगन है शेरबाज। हम शायद चालक इमारत के अंदर गया है। यही मौका वैगन को ले भागने का। लेकिन शेरबाज और रोमा को वैगन पर सवार होने के बजाय जल्दी से उसके नीचे छुप जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। हरी अप जैक, बस आया। ये लोग तो कोई चोर लुटेरे मालूम पड़ते हैं। लगता तो यही है, फिर भी आबादी में पहुंचने के लिए हमें इनकी वैगन का सहारा लेना ही पड़ेगा। और फिर जैसे वे आदमी अपना सामान वैगन में रख ड्राइविंग सीट पर पहुंचे, कम ऑन। थोड़ी देर बाद वैगन हवा से बातें करती हुई सुनसान सड़क पर दौड़ी चली जा रही थी। लगभग आधे घंटे बाद जैसे स्टेशन वैगन शहर की उत्तरी सीमा से होकर गुजरी कि वहां तैनात मिलिट्री के जवानों ने वैगन को रोक लिया। तुम लोग शहर के भीतर से कैसे आ रहे हो? ओ, मैं समझा। गेट डाउन। अगर किसी तरह की होशियारी दिखाने की कोशिश की तो भून दिए जाओगे। मजबूरन चालक और उसके साथी को नीचे उतरना पड़ा। बस चुपचाप यहीं खड़े रहना, वरना। तभी फौजी जवानों को देख शेरबाज नीचे उतरकर कैप्टन की तरफ बढ़ा। सुनिए कैप्टन, मैं जहां वहीं रुक जाओ। एक कदम भी आगे बढ़ा तो गोली मार दूंगा। अरे यह कहां से आ टपका? तभी रोमा भी उतरकर सामने आती हुई बोली। लेकिन कैप्टन, आप इनकी बात तो सुन लीजिए। खामोश, कोई बकवास नहीं। तुम जैसे लुटेरों की कोई सुनवाई नहीं होगी। सार्जेंट, वैगन की तलाशी लो। यस सर। कैप्टन ने शेरबाज, रोमा और अन्य दोनों आदमियों को हाथ उठाकर एक कतार में खड़ा कर दिया। मौके का फायदा उठाकर तुम जैसे बदमाश शहरियों की संपत्ति न लूट सके, इसलिए शहर की सीमा पर सख्त नाकेबंदी कर दी गई थी। लेकिन कैप्टन, आप हमें गलत समझ रहे हैं। खामोश, तुम सब लूट का माल लेकर भागते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हो। तुम लोगों को वही सजा मिलेगी जो लुटेरों को मिलनी चाहिए। तभी सार्जेंट ने आकर कैप्टन को सूचित किया। माल काफी है सर, पर कोई अन्य व्यक्ति वैगन में नहीं मिला। ठीक है, इन्हें वैगन में बिठाकर यूनिट कैंप में ले जाओ। कोई गलत हरकत करने की कोशिश करे तो बेहिचक गोली मार देना। मैं हेडक्वार्टर जा रहा हूँ। कुछ ही देर बाद सार्जेंट ने कैदियों को यूनिट कमांडर के सामने पेश किया। सर, इन बदमाशों को लूट का माल ले जाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। वेरी गुड। यह गलत है जनाब, इन्हें हमारे बारे में गलत फहमी हुई है। शटअप, जब तक बोलने को न कहा जाए खामोश रहो। सार्जेंट, इन लोगों की फाइल तैयार करके फौरन मेरे पास भेजो, और जब तक जनरल का कोई हुक्म नहीं मिलता इन्हें सख्त निगरानी में रखो। यस सर। और उन चारों को उनका नाम तथा अन्य विवरण नोट करने के बाद एक अन्य खेमे में पहुंचा दिया गया। तुम लोग यहाँ चुपचाप पड़े रहो। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो वह बेमौत मारा जाएगा। अजीब मुसीबत है, कोई बात सुनने को भी तैयार नहीं। अब क्या हुआ शेरबाज? वही जो मंजूर खुदा होगा। यह मजाक करने का समय नहीं शेरबाज, कुछ करो। ठहरो, मुझे सोचने दो। हा, कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तुम लोगों की कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि यह मार्शल लॉ है। इसमें न कोई जज होता है न जूरी। हा।
शेरबाज कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका मस्तिष्क बड़ी तेजी से उस कैद से निकल भागने का उपाय सोच रहा था। बाहर सिर्फ 2 संतरी है, अगर उन पर काबू पा लिया जाए तो इस कैद से मुक्ति पाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, और इन बदमाशों को मैं अपना साथ देने के लिए आसानी से राजी कर सकता हूँ। क्यों दोस्तों, क्या तुम यहाँ से आजाद होना पसंद करोगे? जरूर, यदि संभव हुआ तो। शेरबाज ने उन्हें अपनी योजना समझा दी। अब तैयार हो जाओ, मिस रोमा के चीखते ही मैं तुम पर हमला कर दूंगा। हम तैयार हैं। अगले पल शेरबाज का इशारा पाकर रोमा चीख उठी, आई बचाओ। और रोमा के चीखते शेरबाज ने उन बदमाशों पर छलांग लगा दी। भ्यूम! ओह! चीख पुकार का शोर सुन ड्यूटी पर तैनात दोनों संतरी अंदर आ गए। खबरदार, झगड़ा बंद करो, जो जहां वहीं खड़ा रहे। उन सैनिकों की लापरवाही का लाभ उठाते हुए रोमा ने नपे-तुले अंदाज में एक सैनिक की कनपट्टी पर वार कर दिया। आह! और इससे पहले कि दूसरा सैनिक खतरे के प्रति सतर्क होता। रास्ता साफ देख शेरबाज बिना एक पल भी गंवाए रोमा का हाथ थामकर खेमे से बाहर निकल आया। थैंक गॉड, जीप अभी भी यहीं मौजूद है और खतरा भी सर पर है। जल्दी करो वरना। तभी पकड़ो पकड़ो, कैदी भाग रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि अन्य सैनिक शेरबाज और रोमा को रोकने की कोशिश करते, शेरबाज रोमा के साथ जीप में सवार हो भाग निकला। फायर! और सैनिक अधिकारी का हुक्म मिलते ही जवानों की बंदूकें भागती जीप पर गोलियां बरसाने लगी। धोएं धोएं! परंतु शेरबाज चेक पोस्ट का बैरियर तोड़ते हुए जीप को गोलियों की जद से साफ बचाकर ले गया। जिंग जिंग खटाक! कैदियों को जीप सहित गोलियों की जद से सुरक्षित निकल जाते देख कई सशस्त्र जवानों से लदी मिलिट्री जीपें उनके पीछे दौड़ पड़ी। हमारा पीछा किया जा रहा है शेरबाज, फिक्र मत करो, अब हम आसानी से उनके हाथ नहीं आएंगे। उधर मिलिट्री हेडक्वार्टर में कैप्टन बेकर जनरल फोक्स को 4 लुटेरों की गिरफ्तारी की सूचना दे रहा था कि तभी फोन पर 2 कैदियों के फरार होने की खबर सुन फोक्स आग बबूला हो उठा। यूनिट कैंप से 2 कैदी भाग निकले हैं कैप्टन, एक आदमी है और दूसरी औरत। ये दोनों उन 4 कैदियों में से ही हैं जिनका जिक्र तुमने अभी किया था। आश्चर्य है सर, यूनिट कैंप से किसी कैदी का भाग निकलना नामुमकिन है। निश्चय वे असाधारण लुटेरे होंगे। यू शट अप। मार्च से पहले कि वे कैदी शहर में दाखिल हो, उनको गिरफ्तार करना जरूरी है। हम यह जिम्मेदारी आपको सौंपते हैं। यस सर। ब्रिगेडियर मार्च जनरल से आज्ञा ले तुरंत कैप्टन बेकर के एक साथ खेमे से बाहर निकल आया। उन दोनों कैदियों के बारे में मुझे कुछ बताओ। मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता सर। मार्च चुप हो गया। ओह! आधे घंटे बाद ब्रिगेडियर मार्च 10 कंपनियों के सशस्त्र जवानों के साथ मिलिट्री लोरियों में शहर की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। उधर शेरबाज पूरी गति से जीप को भगा लिए जा रहा था कि अचानक एक दत्ताकार जानवर को अपना रास्ता रोके खड़ा देख उसका पैर ब्रेक पर जा जमा। गुर्र! ओ माय गॉड! लेकिन रोमा ने बिना भयभीत हुए तुरंत अपना कैमरा संभाल लिया। आधुनिक युग में ऐसे जानवर का होना असंभव है, परंतु मेरा कैमरा इस सच्चाई को साबित कर देगा। यह क्या बकवास है रोमा, जल्दी से नीचे उतरो, बस 1 मिनट। तभी उफ, भागो, एक पल की देरी का मतलब सिर्फ मौत होगी। आई! और इससे पहले कि किंग कॉन्ग का पंजा दोनों को अपने शिकंजे में कस लेता, शेरबाज रोमा को लिए हुए जीप से कूदकर जमीन पर लुढ़कता चला गया। अपने शिकार को बचते देख किंग कॉन्ग बुरी तरह झुंझला उठा। कट कट! सर, उसने तो जीप का कचूमर ही निकाल दिया। जीप की चिंता छोड़ो रोमा और जल्दी से भाग चलो। अब हमें इससे ही नहीं बल्कि मिलिट्री फोर्स से भी पीछा छुड़ाना है। वो दोनों पूरी शक्ति से एक तरफ दौड़ पड़े। गुर्र गुर्र! भागो रोमा! अगले पल किंग कॉन्ग भी उनके पीछे दौड़ पड़ा। तभी फौजी जवानों ने जो शेरबाज का पीछा करते हुए तब तक वहां पहुंच चुके थे, किंग कॉन्ग पर गोलीबारी शुरू कर दी। धोएं धोएं! फलस्वरूप किंग कॉन्ग शेरबाज का पीछा छोड़ गोलियों की बौछार को चीरता हुआ भयानक भाव से उन सैनिकों की तरफ पलट पड़ा। अरे बाप रे, वह तो हमारी ओर ही आ रहा है। शिगरी वहां पर लगा दृश्य नजर आने लगा। आई बचाओ! हाय मरा! आह! भागो भागो! उधर शेरबाज और रोमा पूरी शक्ति से भागे जा रहे थे कि अचानक बहुत से सैनिकों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। हैंड्स अप! अब तुम लोग बचकर नहीं जा सकते। वही कहावत हुई, आसमान से गिरे खजूर में अटके।
तभी ब्रिगेडियर यूरी मार्स वहां आ पहुंचा। आह मार्स, आखिर तुम मिल ही गए। अरे शेरबाज, तुम मेरे दोस्त। अगले पल दोनों मित्र एक दूसरे की बाहों में समा गए। ये आप क्या कह रहे हैं सर? यह वही कह दिए। और यू शट अप। शेरबाज मार्स की बाहों से अलग होता हुआ शिकायत भरे स्वर में बोला। अच्छा स्वागत हुआ हमारे देश, तुम्हारे देश में हमारा। यहाँ कदम क्या रखा, लुटेरे बना दिए गए हम। मुझे अफसोस है दोस्त, अचानक ही कुछ ऐसे हालात बन गए कि मैं यह भूल गया कि तुम किसी भी समय यहाँ पहुंचने वाले हो। मुझे माफ कर दो दोस्त। चलो माफ किया, इनसे मिलो। मेरे मित्र डॉक्टर रोमा, फोटोग्राफी का भी शौक है इन्हें। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर डॉक्टर। मुझे भी। औपचारिकता के बाद शेरबाज ने बिना किसी भूमिका के प्रश्न किया। मार्स, यह माजरा क्या है? शहर क्यों सुनसान पड़ा है? यह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, फिलहाल तुम मेरे साथ चलो। शेरबाज और रोमा मार्स के साथ हो लिए। लगभग 15 मिनट बाद शेरबाज और रोमा मार्स के साथ उसी स्थान पर खड़े थे जहां वे किंग कोंग को छोड़ गए थे। ओ माय गॉड, यह सब उस दत्ता का ही कारनामा है। लेकिन वह गया कहां? पता नहीं, वह अचानक ही प्रकट होता है और तबाही मचाकर अदृश्य हो जाता है। लेकिन वह कहां से आता है और कहां चला जाता है, यह तो हम भी नहीं जानते। पहली बार वह दानव वन स्थल में देखा गया था। फिर मार्स उसे विस्तार से सारी बातें बताने लगा। मार्स से सब कुछ जानने के बाद शेरबाज गहरी सोच में डूब गया। ऐसा लगता जैसे किंग कोंग के प्रकट और अदृश्य होने के पीछे कोई खतरनाक दिमाग काम कर रहा है। शायद उसने शहर को अपने षड्यंत्र का अड्डा बना रखा है। क्या सोच रहे हो शेरबाज? सोच रहा हूँ शहर को खाली कराने के पीछे कहीं अपराधी का कोई खतरनाक मकसद तो नहीं छुपा है। वह नहीं चाहता कि मिलिट्री शहर में दाखिल हो, इसलिए उसने मेरा रास्ता रोकने के लिए किंग कोंग को भेजा था। सैनिकों की हत्या उसने इसलिए करवा दी ताकि उसका आतंक सैनिकों को शहर में घुसने से रोके रखे। मुझे पूरा विश्वास है कि यह दत्ता कोई झाड़मास का जानवर नहीं है, बल्कि रोबोट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी द्वारा कंट्रोल किया जाता है। बेशक तुम्हारी बुद्धि का जवाब नहीं शेरबाज। तुम्हारे कारनामों की चर्चा भी मैं बहुत सुन चुका हूँ, लेकिन तुम्हारे इस विचार से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि शहर की बिजली पहले ही कट कर दी गई है। तो फिर एनर्जी तैयार करने का उनका अपना कोई स्रोत होगा? असंभव। मिस्टर मार्स, शेरबाज की बात आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि यह निश्चित ही है कि वह दत्ता कोई रोबोट ही है, वरना कोई जानवर इस तरह कहीं भी प्रकट या अदृश्य नहीं हो सकता। सिर्फ यही नहीं, उस दत्ता पर तुम्हारे कथन अनुसार तोप के गोलों का भी असर नहीं होता। शायद तुम ठीक कह रहे हो शेरबाज। इस विषय में इतनी गहराई से तो मैंने सोचा ही नहीं था। यह हमारी खुशकिस्मती है कि तुम इस मुसीबत के वक्त हमारे पास हो। मुझे और मेरे देश को तुम्हारी सहायता की बहुत जरूरत है मित्र। सच्चा दोस्त वही होता जो आड़े वक्त पर दोस्त के काम आए। फिर यह तो इंसान होने के नाते मेरा फर्ज भी है दोस्त। शेरबाज की सहमति पाते मार्स ने कैप्टन बेकर को आवश्यक हिदायतें दी और शेरबाज और रोमा के साथ जीप में बैठकर तुरंत वहां से रवाना हो गया। ये लुटेरे ब्रिगेडियर के दोस्त कैसे बन गए सर? सार्जेंट बेकर के सवाल का जवाब देना मेरी आदत नहीं है, समझे? ब्रिगेडियर मार्स शेरबाज और रोमा को लेकर सीधा मिलिट्री हेडक्वार्टर से पहुंच गया। तुम हमें यहाँ क्यों ले आए मार्स? तुम्हें नॉर्थ कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फोक्स से मिलना बहुत जरूरी है शेरबाज, क्योंकि उसकी इजाजत के बिना मैं तुम्हारा सहयोग नहीं ले सकता, और अगर उन्होंने इजाजत नहीं दी तो जनरल फोक्स कदापि ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें भी अपनी देश और जनता उतनी प्यारी है जितनी मुझे। लेकिन शेरबाज और रोमा के बारे में मार्च से सब कुछ जानने के बाद जनरल फोक्स के चेहरे पर नागवारी के भाव उभर आए। ये लोग इस मामले में हमारी क्या मदद कर सकते हैं मार्स? बेहतर होगा कि तुम इन्हें इस मामले से अलग रखो। सर, मुझे पूरा विश्वास है कि शेरबाज इस दत्ता के आतंक से मुक्ति दिलाने में हमारी काफी मदद कर सकता है। अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो भी मैं अब अपने आप को इस मामले से अलग नहीं रख सकूंगा जनाब, क्योंकि जो बात मेरे दिमाग में एक बार खटक जाती है उसे मैं दिमाग से निकाले बिना चैन से नहीं बैठ पाता। इसे आप चाहे मेरी गंदी आदत ही समझ लीजिए। शेरबाज के शब्द सुन जनरल फोक्स कुछ सोचकर बोले, ठीक है, अगर तुम्हारे इरादे इतने बुलंद है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं यंग मैन, पर पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम करोगे क्या? मैं सबसे पहले उस दत्ता पर काबू पाने की कोशिश करूंगा।
जो दत्ते हमारे सैकड़ों जवानों को निगल गया, उस पर तुम कैसे काबू पाओगे, यह मैं अभी नहीं बता सकता श्रीमान, लेकिन बहुत जल्द आप यह करिश्मा अपनी आंखों से देखेंगे। ठीक है, उस समय का मैं इंतजार करूंगा, लेकिन याद रखे तुम अपनी मौत के खुद जिम्मेदार होगे। मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा। जनरल फोक से विदा लेने के पश्चात मार्च शेरबाज और रोमा को लेकर अपने घर की ओर रवाना हुआ। शेरबाज, मेरी यह समझ में नहीं आ रहा कि तुम उस दत्ते पर कैसे काबू पाओगे। क्या यह तुम्हारे लिए सचमुच संभव है शेरबाज? हाँ, बशर्ते कि हमारा सामान जो हेलीकॉप्टर में ही रह गया है हमें वापस मिल जाए। उधर वीरान बोकारो शहर के मध्य क्षेत्र में एक विशाल इमारत के तहखाने में डॉक्टर वुड, जितनी जल्दी हो सके एनर्जी एकत्रित करने का काम पूरा कर लो, ताकि जरूरत पड़ने पर किंगकोंग को कहीं भी जितनी देर तक चाहे रखा जा सके। इतनी एनर्जी एकत्रित करने में 10 दिन का समय लगेगा मास्टर। 10 दिन का समय बहुत ज्यादा डॉक्टर। तुम नहीं जानते शेरबाज को किंगकोंग की असलियत की भनक मिल चुकी है। वह हमारे मिशन के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। मैं उसकी बातें सुन चुका हूँ मास्टर। वह किंगकोंग पर काबू पाना चाहता है, क्यों न इसी मौके का फायदा उठाकर उसे ठिकाने लगा दिया जाए। गुड, यह तुमने खूब सोची डॉक्टर। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। हा हा हा। उसे ठिकाने लगाने की तैयारी करो। ओके मास्टर। उधर मार्स के निवास स्थान पर कुछ ही देर बाद शेरबाज को अपने सामान के साथ साथ वह इलेक्ट्रॉनिक गन भी मिल गई, जो विशेष अवसरों पर प्रयोग करने के लिए प्रोफेसर भंडारी ने उसे भेंट की थी। यह वह इलेक्ट्रॉनिक गन है मार्स, जिसकी किरणें दत्ता रोबोट के मैकेनिज्म को कुछ समय के लिए पैरालाइज कर देगी। मैं दत्ता के निकट जाऊंगा, तुम 100 गज की दूरी पर तैयार खड़े रहोगे। मेरा इशारा मिलते ही तुम दत्ता के सिर का निशाना लेकर फायर कर दोगे। ठीक? मैं समझ गया शेरबाज, लेकिन मैं फिर कहूंगा तुम बहुत बड़ा खतरा मोल लेने जा रहे हो। मुझे खतरों से खेलने की आदत है मार्स, डोंट वरी। तभी ट्रेन ट्रेन ठहरो, मैं देखता हूँ। हेलो ब्रिगेडियर मार्स स्पीकिंग। सर, मैं कैप्टन बेगर बोल रहा हूँ। फिर दूसरी ओर से जो कुछ कहा गया, मार्स उसे ध्यानपूर्वक सुनता रहा। पूरी बात सुनने के पश्चात शेरबाज बेकर ने सूचना दी है कि वह दत्ता शहर की उत्तरी सीमा में देखा गया है। गुड, तुम कैप्टन बेगर को आदेश दो कि वे आवश्यक तैयारी के साथ वहां पहुंचे। तुम और मैं भी वहीं पहुंच रहे हैं। और तुम यहीं रहो रोमा। तुम वहां जाकर क्या करोगी? नहीं, मैं उस दत्ता रोबोट का फोटो लूंगी। यह रोमांचक दृश्य अपने कैमरे में उतारूंगी। दुनिया के सामने उन चित्रों को प्रस्तुत कर तुम्हारी बहादुरी की जिंदा तस्वीर पेश करूंगी। ठीक है बाबा, तुम भी साथ चलना। मार्स फोन पर कैप्टन बेकर को आवश्यक हिदायतें देने लगा, जबकि रोमा और शेरबाज सोच रहे थे, आज वह दत्ता मेरे हाथों से बचकर नहीं जाएगा। मैं दुनिया को चौंका दूंगी। और कुछ ही देर बाद जब वे उत्तरी सीमा पर पहुंचे, तो कैप्टन बेकर भी आदेशानुसार पूरे दल बल और तैयारियों के साथ वहां पहुंच चुका था। गुड कैप्टन, अपने आपने बड़ी मुस्तैदी के साथ अपने काम को अंजाम दिया। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट सर। तभी भयानक गुर्राहट के बाद सुनो उनका ध्यान किंगकोंग की तरफ आकर्षित हुआ। गुर्र, वह रहा दत्ता, इसी तरफ आ रहा है। आने दो, अपने जवानों को कह दो कि कोई फायर न करे। मैं आगे जाता हूं, तुम्हें मालूम ही है कि तुम्हें क्या करना है। शेरबाज, एक बार फिर सोच लो। मुझे बार बार सोचने की आदत नहीं है मार्स, तुम सावधान रहना। कहने के साथ ही शेरबाज आगे बढ़ गया। भगवान तुम्हारी रक्षा करे मित्र। जैसे शेरबाज किंगकोंग के निकट जा पहुंचा, आओ शैतान की उपज, मैं तुम्हारा आहार बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। और जैसे किंगकोंग शेरबाज को दबोचने के लिए झपटा, गुर्र, फायर। लेकिन किंगकोंग के हमले से बचने की कोशिश में शेरबाज का सिर एक पत्थर से जा टकराया। आह! उधर यूरी मार्स को सतर्क मुद्रा में खड़े देख रोमा मार्स को झोंकती हुई चीख उठी, फायर, फायर मिस्टर मार्स, शेरबाज की जान खतरे में है। उधर सिर पर लगी चोट के कारण शेरबाज का मस्तिष्क कुछ क्षणों के लिए सुन्न पड़ गया और वह अपने सिर पर मंडरा रही मौत को एक बार की भूल सा गया। गुर्र गुर्र। उधर क्षण प्रति क्षण किंगकोंग का पैर शेरबाज के करीब आता जा रहा था। अब मौत शेरबाज के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। क्या शेरबाज किंगकोंग के हाथों मारा गया? किंगकोंग पर क्यों नहीं फायर कर सका? क्या वह शेरबाज की मौत चाहता था?
नकापोस कौन था और अपना कौन सा घिनौना षड्यंत्र पूरा करना चाहता था, किंग कोंग का क्या रहस्य था। तो दोस्तों इन सारे सवालों का जवाब एक ही है, अमन का फरिश्ता। तो इसको मैं कल पढ़ूंगा। और अगर कॉमिक्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं इसके फाइनल पार्ट में, अमन का फरिश्ता में।